क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पार्ट 1 क्या लिखूं पाठ जिसको है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा, मैंने पार्ट 1 की वीडियो डाल दिया। ये पार्ट 2 की वीडियो है और पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेना। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो गए हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का, है ना। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी से यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, प्रगतिशील माना गया है। तो बच्चों, सुधारों की कमी नहीं है लेकिन दोषों की भी कमी नहीं है। दोष भी हैं और सुधार होते रहेंगे। आइए देखते हैं अगला। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, संदर्भ हेडिंग डालो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित क्या लिखूं पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके बाद बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहां जहां लाइन है, अंडरलाइन है, हम उस वाक्य का उस लाइन की व्याख्या करेंगे। तो कहाँ है? यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। इतने की हम व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखक कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और उनमें नई नई बुराइयां उत्पन्न होती हैं, फिर उनके नए नए सुधार खोजे जाते हैं। इस प्रकार दोषों और सुधारों की यह परंपरा अबाध गति से चलती रहती है। न दोषों का अंत होता है और न सुधारों का, क्योंकि आज जो सुधार होते हैं कल परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाने के कारण वही दोष बन जाते हैं। इसलिए दोषों का अंत नहीं होता है, इसीलिए सुधारों का भी अंत नहीं होता है। बच्चों, कहते हैं कि द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना। समय के अनुसार सुधार होते हैं और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो तब का दौर, तब का समय और था। आज का समय और है। आज इंटरनेट का समय है, आज मोबाइल का समय है और हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है। आज दुनिया उसके लिए छोटी हो गई है, इसलिए आज के मनुष्य के विचार बदल गए हैं, आज के सोच बदल गई है। इसलिए समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए जो कभी सुधार था वो आज दोष बन गया है। यहाँ पर लेखक यही समझाना चाहते हैं। अगला देखिए कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है, जीवन विकासशील प्रगतिशील क्यों माना गया है। तो दोषों के सुधारों के लिए जीवन निरंतर प्रयत्नशील रहता है। दोष होंगे तो सुधार होंगे, नए नए क्रांतिकारी मिलेंगे, है ना, इंकलाब वाले मिलेंगे, परिवर्तनकारी मिलेंगे और इसी कारण जीवन निरंतर प्रगतिशील बना रहता है। सुधारों के नव सुधार के लिए जीवन निरंतर गतिशील बना रहता है। गतिशीलता ही प्रगतिशीलता है। बच्चों, अगर पानी है, पानी को अगर गड्ढे में भर दो और एक जगह पानी अगर रुक जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जो नदी का पानी है जो चलता रहता है उसमें कभी कीड़े
नहीं पढ़ते हैं वो स्वच्छ जल होता है, उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में गतिशीलता नहीं है, अगर हम समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन प्रगतिशील नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि गतिशीलता ही प्रगतिशीलता है। लेखक ने सही बात कही। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जो पहले हमने लिखा वही आप लिख देना। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और जिस जिस लाइन के नीचे रेखा है हम उसी की व्याख्या करेंगे। कहाँ? हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यहाँ से लेकर के जो भविष्य का स्वप्न देखेगा हम यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या, हम बीच बीच में समझाते जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि तरुणों का स्थान भविष्य में नई पीढ़ी के बच्चे ग्रहण करेंगे, है ना, और तरुण भी बड़े होकर अतीत की स्मृतियों में खोए रहेंगे, है ना। युवाओं के भविष्य के स्वप्न जब तक साकार होंगे तब तक वे भी वृद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल सुनहरे स्वप्नों को देखकर प्रसन्न होते हैं। यह समय चक्र है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का स्थान ग्रहण करती रहती है। आज आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हो, है ना, आज आप तरुण हो और एक दिन आप बड़े होगे और वृद्ध हो जाओगे। फिर आपका स्थान जो रिक्त होगा आने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो आपका स्थान ग्रहण करेंगे। जो आज आपके लिए बात सटीक अच्छी लग रही है हो सकता है कि वो बात उनके लिए अच्छी ना लगे। इसलिए हर पीढ़ी अपना अपना परिवर्तन देखती है, अपनी अपनी चेंजिंग देखती है। यही गतिशीलता ही प्रगतिशीलता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर यही लेखक कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। इसके बाद बच्चों तीसरे में दो टॉपिक हैं, नंबर आ और नंबर बा। ये पेपर में भी आ सकता है। तो नंबर आ में देखिए कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं। भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्या सुखद होते हैं। तो आ में ये उत्तर लिखो, तरुण और वृद्ध दोनों के लिए भविष्य इस दृष्टि से सुखद होता है कि आज के वृद्ध जब युवा थे तो उनका भविष्य सुखद था। आज जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वो जब युवा थे तो वो भविष्य की बात सोचते थे। वर्तमान में कोई नहीं जीता है ना। अब जब वे वृद्ध हो गए हैं तो उनका भविष्य भी अतीत बन चुका है, बीती बातें हो चुकी हैं। वो अपनी बीती बात करते हैं, जो उनके हाथ में समय है उसको वो लेकर के नहीं चलते। कौन? वृद्ध लोग, है ना। अब दूसरा हम तरुण को भी देखेंगे, है ना। भविष्य भी अतीत बन चुका होता है जो उन्हें वृद्धावस्था में सुखद प्रतीत होता है। इसी तरह आज के युवा जिस भविष्य के सुखद मान रहे हैं वही उनके वृद्धावस्था में अतीत बन जाएगा और वे उसे ही सुखद मानेंगे। आज जो युवा है वो कहता हम भविष्य में ये करेंगे, बड़े होकर के ये करेंगे, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो वो अपने अतीत में जिएगा। यही यहाँ लेखक कहना चाहते, वो अपने जो है बीती हुई बातों में संतुष्ट रहेगा, वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है लेखक यही कहना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों बा में जो क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। तो उत्तर में लिखो कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। इसके बाद बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नमिता और अमिता की
लेखक से क्या आदेश अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है, ये आपके जो है लेसन में है। तो नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर कुछ लिखूं, और अमिता का आग्रह है, जिद है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षित निबंध लिखने में लेखक को क्या कठिनाई है। तो अपेक्षित यानी उम्मीद वाला, जिससे जो उससे कहा गया है लेखक से, अपेक्षित निबंध लिखने में लेखक को यह परेशानी है कि जिस मानसिक स्थिति का उन्होंने अनुभव नहीं किया है उसमें वो अपना भाव कैसे प्रकट कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेखक निबंध शास्त्र के किन आचार्यों की रचनाओं का अवलोकन करता है। तो लेखक निबंध शास्त्र के एजी गार्डिनर तथा शेक्सपियर की रचनाओं का अवलोकन करता है। ये सब इंग्लिश के ऐसे जो है एसेइस्ट हैं, निबंधकार हैं। इसके बाद एक आदर्श निबंध के किन किन गुणों पर उसकी दृष्टि टिकती है, किसकी, लेखक की। तो एक आदर्श निबंध के लिए भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, है ना, भटकाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, इससे क्या लाभ होता है। तो वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीरता लाती है, यानी गंभीरता जो है सोचने पर मजबूर कर देती है। अंग्रेजी के निबंधकार मॉन्टेन निबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानते हैं। तो अंग्रेजी के निबंधकार मॉन्टेन निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह मानते हैं कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न तो कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। निबंध लिखने में अपने जो है स्वतंत्र विचारों का जो है अस्तित्व होना चाहिए। नमिता और अमिता के बताए विषयों को एक ही निबंध में समेट देने की बात लेखक के ध्यान में कैसे आई। तो अमीर खुसरो को प्यास लगी, आप लेसन में पढ़ोगे, तो वे एक कुएं के पास गए। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने पानी पिलाने का आग्रह किया तो महिलाओं ने उनसे गीत सुनने के लिए कहा। अमीर खुसरो ने चारों के लिए एक ही पद्य में कविता सुना दी, इसलिए लेखक के मन में भी दोनों विषयों के समावेश की इच्छा सूझी। वही में जो है एक औरत ने कहा कि आप हमका कुत्ता पर कविता सुनाओ, और दूसरी औरत ने कहा कि हमका खीर पर कविता सुनाओ, तीसरी औरत ने कहा कि हमका ढोल पर कविता सुनाओ, चौथी औरत ने कहा कि देखो भैया हमका जो है चरखा पर कविता सुनाओ, है ना। 4 चीजें, कुत्ता पर, चरखा पर, ढोल पर और जो है खीर पर। तो अमीर खुसरो ने एक ही दोहे में लिख दिया कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए दोनों विषयों के समावेश की इच्छा सूझी कि दूर के ढोल और समाज सुधार पर हम एक ही निबंध पर लिख दे। जैसे अमीर खुसरो ने 4 औरतों की बात एक ही दोहे में लिख दिया, है ना। निम्न शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। यथार्थता में कठिनाई, ममत्व, बनावट। तो इसमें क्रमशः यथार्थता में ता और कठिनाई में आई और ममत्व में त्वा और बनावट में वट प्रत्यय है। शब्द के आखिरी में जो जोड़ा जाए प्रत्यय और शब्द के शुरू में जोड़ा जाए तो उपसर्ग। इसके बाद निम्न शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखो मैंने बताया उपयुक्त, अभिव्यक्त, अनुसरण, विभूषण, निर्मल। तो उप, अभि, अनु, वि, निर, ये आपके उपसर्ग है। प्रयोग द्वारा निम्न शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आवेश, आवेश माने क्या होता है, जोश। प्रयोग, अब प्रयोग कर लो। मन में जब आवेश उत्पन्न होता है तो कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है। आदेश, आदेश माने होता है अनुमति, है ना। प्रयोग करो। अध्यापक छात्र को कक्षा में आने का आदेश देता है ना। मनन, मनन माने होता है सोचना समझना। प्रयोग, किसी कार्य को करने के पहले मनन करना चाहिए, है ना, सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। गरिमा माने गौरवपूर्ण। प्रयोग, इसमें जिसमें ज्ञान की गरिमा होती है वह लिखने पढ़ने में सक्षम हो जाता है। अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता। भारत में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इससे आप फेयर वर्क कर लेना, समझना, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में लिख देना, जिससे हम आपको
जो है समझाने की कोशिश करेंगे। हिंदी में बच्चे बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, बहुत अच्छे लाते हैं। मेरी वीडियो से काफ़ी बच्चे जो है हेल्प जो है उनको मिलती है। आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से बार बार देखना।